नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नैना जैन। आज हम भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। यह परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से है कि मानव ने सबसे पहले किस काल में अपने मुख से निषिद्ध होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों, भावों से जोड़ा। इतिहास के किस काल में मानव ने सामूहिक स्तर पर यह निश्चय किया कि किस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। तो भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए, जिन्हें प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग कहा जाता है। प्रत्यक्ष मार्ग अर्थात जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान तक विकसित दशा का विचार किया जाए, और दूसरा है परोक्ष मार्ग अर्थात भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। पहला प्रत्यक्ष मार्ग कहलाता है डिडक्टिव मेथड, यानी स्टार्ट से एंड तक जाना, और परोक्ष मार्ग दूसरा जिसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसमें आज से पीछे की तरफ जाना। तो परोक्ष मार्ग में त्रुटि और ये व्यर्थ मानी जाती हैं, क्योंकि भाषा का विकास विभिन्न कालों और परिस्थितियों में होता हुआ आज तेज गति से हो रहा है, अतः उसके वर्तमान रूप से पीछे के इतिहास को जानने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इस मार्ग की अव्यावहारिकता को देखकर किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। बालक की भाषा सीखने का प्रयास और समाज द्वारा भाषा का विकास दोनों पूरी तरह अलग अलग बातें हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने परोक्ष मार्ग को व्यर्थ ही घोषित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे भाषा उत्पत्ति का प्रत्यक्ष मार्ग। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत भाषा के विकास या इतिहास और उसकी उत्पत्ति को लेकर अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे पहला है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार में जैसी अनेक वस्तुओं की रचना भगवान ने की है, जैसे उसी तरह सब भाषाएं भी भगवान की ही बनाई हुई हैं। कुछ लोग तो आज भी इसी मत को मानते हैं। संस्कृत को देव भाषा कहने में इसी का संकेत मिलता है। इस प्रकार पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के 14 मूल सूत्र महेश्वर के डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। बौद्ध लोग पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं कि उनका विश्वास था कि भाषा अनादिकाल से चली आ रही है। जैन लोग इससे भी आगे बढ़ गए हैं। उनके अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्य की ही नहीं अपितु देव, पशु, पक्षी सभी की भाषा है। हिब्रू भाषा के कुछ विद्वानों ने भी बहुत सी भाषाओं के वे शब्द इकट्ठे किए जो हिब्रू से मिलते जुलते थे, और इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाषाओं की जननी है। यदि भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई होती तो सारे संसार की एक ही भाषा होनी चाहिए तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लग जाता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह केवल अंधविश्वास और ठोस सिद्धांत नहीं है। मिस्र के राजा सैमेस्टिक और फेडरिक द्वितीय, स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ तथा अकबर बादशाह भारत ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा छोटे शिशु को समाज से पृथक एकांत में रखकर देखा कि उन्हें कोई भाषा आती है या नहीं, और सबसे सफल अकबर का प्रयोग रहा, क्योंकि वे दोनों ही लड़के गूंगे निकले जो समाज से अलग रखे गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाषा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई उपहार नहीं है। भाषा में नए नए शब्दों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द प्रयोग क्षेत्र से बाहर होते रहते हैं। दूसरा सिद्धांत है संकेत सिद्धांत। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक रूसो हैं। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आप इस पर ध्यान देना। संकेत सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक रूसो है। संकेत सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव ने अपने भावों, विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेषित किया होगा, और इसमें जब कठिनाई आने लगी तो मनुष्य ने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए। यह कार्य भी सभी मनुष्यों ने एक जगह इकट्ठे होकर किया होगा। इस प्रकार भाषा का क्रमिक गठन हुआ और एक सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक
संख्या द्वारा भाषा की उत्पत्ति हो गई। अब इस सिद्धांत के भी आधार पर आगे चलकर रचई, राय तथा जोहानसन आदि विद्वानों ने इंगित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो संकेत सिद्धांत की अपेक्षा कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए भी इस मान्यता को प्रकट करता है। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं, यह सिद्धांत एक तो कृत्रिम उपायों द्वारा भाषा की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, दूसरा यह सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, अतः यह भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, अर्थात इससे भी भाषा की उत्पत्ति मानी जाए तो यह भ्रामक सिद्ध होगा। तीसरा है धातु या अनुकरण सिद्धांत, जिसे रूट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के मूल विचारक थे प्लेटो, जो एक महान दार्शनिक थे। इसके बाद जर्मन प्रोफेसर हेस ने अपने एक व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था। बाद में उनके शिष्य डॉक्टर स्टाइनथाइल ने इसे मुद्रित करवाकर विद्वानों के सामने रखा। मैक्स मुलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया, किंतु बाद में व्यर्थ कहकर छोड़ दिया। तो इस सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि है। यदि हम एक डंडे को एक लकड़ी, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारे तो हर जगह से अलग अलग ध्वनि निकलेगी। प्रारंभिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी। वह जब भी किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता और उससे कोई उत्पन्न ध्वनि होती तो वह उसका अनुकरण करने लग जाता। तो उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसे कुछ 100, 200, 400, 500 मूल धातु का निर्माण कर लिया। जब कुछ काम चलाऊ धातु शब्द बन गए, उसे भाषा प्राप्त हो गई। तो उसकी भाषा बनाने की सहज शक्ति समाप्त हो गई। तब इन्हीं धातुओं के नए नए शब्द बनाकर उसने काम चलाया। तो इस सिद्धांत में व्यर्थता देखते हुए मैक्स मुलर ने इसको व्यर्थ घोषित कर दिया। अब इसमें इस सिद्धांत के अनुसार यदि मानव नए नए धातु बनाने की सहज शक्ति कल्पित है तो इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। और आधुनिक मान्यता के अनुसार भाषा का प्रारंभ धातुओं से बने शब्दों से न होकर पूर्ण विचार वाले वाक्यों के द्वारा हुआ है। तो इस सिद्धांत की भांति दूसरे सिद्धांतों की भांति यह सिद्धांत भी तर्क की कसौटी पर विफल हो गया। चौथा सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, जिसे बाउ थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हिटनी, पॉल, हर्डर आदि। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत का उपहास करते हुए इसे कुत्ते की ध्वनि यानी बाउ सिद्धांत कहा था। वैसे अंग्रेजी भाषा में इसके लिए ओनोमोटोपैथिक या इकोइक शब्द का प्रचलन है। अनुकरण सिद्धांत में भी अनुरणन की ही भांति कुछ प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई है। कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं, काक, कोकिल, भौं, म्याऊ, कुकर, दादुर, निर्झर, टराना, टेटे करना, चिल्लाना, गरजना, टप टप आदि। तो विद्वानों ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया है। प्रसिद्ध विद्वान रेनन के अनुसार ध्वनियों का उत्पादन करने में मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है, इसलिए सिद्धांत विश्वास करने योग्य नहीं है। ऑटो जेस्पर्सन नामक विद्वान ने कहा था कि इस सिद्धांत पर भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण होना माना जा सकता है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति का आंशिक आधार इसे मान सकते, पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। पांचवा सिद्धांत है आवेश सिद्धांत, जिसे पुह थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यंजकतावाद अथवा मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग के भावुक मानव ने भावावेग में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि को व्यंजित करने के लिए जैसे आहा, ओहो, ओह, पुह, पिश, हाय आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया और आगे चलकर उन्हीं से भाषा का विकास हुआ। जिस प्रकार धिक से धिक्कार, धिक धिक करना आदि इस तरह से भाषा बन गई। तो इस सिद्धांत में भी अनेक प्रकार की कमियां हैं। बेनफी के अनुसार इस प्रकार के शब्द भाषा की असमर्थता को प्रकट करते हैं, फिर वे भाषा कैसे बन सकती हैं? और ये शब्द जो आवेगों को प्रकट करते हैं सभी भाषाओं में एक समान रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में ओह, जर्मन में आओ, फ्रांसी में आही भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं और हिंदी में इसके लिए हाय, हाय दैया आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो निष्कर्षतः इस सिद्धांत के अनुसार जो थोड़े से शब्दों का समाधान तो हो पाता है, पर उनका भाषा में कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत भी
भ्रामक सिद्ध हुआ। छठा सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत। हिंदी में इसे श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। न्वारे नामक प्रसिद्ध विद्वान द्वारा इस सिद्धांत का सूत्रपात किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से स्वर तंत्रियों में स्वतः एक कंपन होने लगता है, जो कुछ स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पन्न करता है। आदि मानव जब सामूहिक श्रम करते थे तो उनके मुख से कुछ कुछ ध्वनियाँ निकल पड़ती थी, जैसे हम धोबियों के मुख से हियो हियो छियो छियो तथा मल्लाहों के मुख से हैया हो, हथौड़ा चलाने वाले मजदूर के मुंह से हूँ की ध्वनि निकलते हुए हम अधिकतर देखते हैं। तो अंग्रेजी के हीव तथा हॉल यो हेहो ध्वनियों के द्वारा बनी हुई क्रियापद है। इस सिद्धांत में भी कुछ त्रुटियां हैं। आवेग से उत्पन्न ध्वनियां निर्थक है और निर्थक ध्वनियों द्वारा किसी सार्थक भाषा का विकास कैसे हो सकता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर बने शब्दों से भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता है। सातवां सिद्धांत है इंगित सिद्धांत। इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले हैं इसके जन्मदाता डॉक्टर रॉय, रिचर्ड तथा जिहानसन। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जब पानी पीता है तो पापा जैसी ध्वनि निकलती थी, जिससे पिपासा जैसे शब्द बने। अब मानव अपनी ही ध्वनियों का उच्चारण करेगा तो यह अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। आठवां सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। प्रसिद्ध विद्वान जी रेवेज इसके जन्मदाता हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव जब समूह के संपर्क में आया होगा तो पहले कुछ ध्वनियाँ उसके मुंह से निकली होगी और कालांतर में शब्द, फिर भाषा का जन्म हुआ होगा। तो इस विद्वान के अनुसार पहले भाषा में क्रियापद बने होंगे और बाद में अन्य शब्द बने होंगे। अब निष्कर्षतः मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत में कुछ तथ्य तो प्रतीत होता है, परंतु केवल इन्हीं शब्दों के द्वारा संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति को मान लेना यह भ्रामक होगा। नवा सिद्धांत है समन्वित सिद्धांत। ऊपर जो मैंने सिद्धांत बताए हैं उससे भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसी कारण विद्वानों ने उन 3-4 सिद्धांतों का समन्वय करके, उसे मिक्स करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की, जिनमें आंशिक समाधान की मात्रा अधिक है। इस प्रकार इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। प्रसिद्ध विद्वान हेनरी स्वीट ने यह कार्य किया। समन्वित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेनरी स्वीट। उन्होंने किसी नए सिद्धांत को न खोजकर अनुकरण सिद्धांत प्लस आवेग सिद्धांत प्लस प्रतीक सिद्धांत प्लस उपचार सिद्धांत, चारों सिद्धांत को मिलाकर समन्वय सिद्धांत बना दिया। तो इस तरह से यह सिद्धांत यद्यपि सही है, लेकिन पूर्णतः इसे भी सही नहीं कहा जा सकता है।